डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेमू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, मगरा पुंजला, जोधपुर, आज की बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में या परिवर्धन जैविक, और इसमें यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे oogenesis या अंडाणु जनन के बारे में। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे योग क्या होता है और किन रूपों में यह अंडों में उपस्थित होता है, और इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ मैचुरेशन डिवीजन या परिपक्वन विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है योग के बारे में। योग जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ फेज में अंडाणु की जो ग्रोथ फेज है उसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज, पीतक जनन पूर्व की प्रावस्था, और सेकंड होती है विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज या पीतक जनन प्रावस्था। इसकी विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज में या पीतक जनन प्रावस्था में इसमें पोषक पदार्थ आकर के इकट्ठा होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण जो है अलग अलग स्थानों में होता है। जैसे कि एसिडियंस में कुछ अंडाणु आपस में फ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रा में जो है कुछ अंडाणु आपस में फ्यूज हो जाते हैं। नर्व सेल्स में, कीटों में नर्व सेल्स जो हैं ये अपना सारा का सारा जो कोशिकीय पदार्थ है वो अंडाणु कोशिका को दे देती हैं। मैमल्स में योग का सिंथेसिस लीवर में होता है और यह ब्लड की सहायता से होते हुए अंडाणु तक पहुंचता है और उस अंडाणु के अंदर यह संग्रहित हो जाता है। तो पीतक जो है वो केवल एक योग जो है वो केवल एक टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है, जो कि अंडाणु में उपस्थित पोषक पदार्थों को, जो कि भ्रूण के परिवर्धन के लिए जरूरी है, तो उन पोषक पदार्थों को व्यक्त करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है। योग में प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन, वाटर एंड मिनरल्स आदि उपस्थित होते हैं। इसमें वाटर 48.7%, प्रोटीन 16.7%, फॉस्फोलिपिड्स 32.6% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 1% होते हैं। यह दो रूपों में पाया जाता है, प्रोटीन योग और फैटी योग। तो जब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स जो है 32.6% है, यानी कि यहाँ पर लिपिड्स की मात्रा प्रोटीन की तुलना में, प्रोटीन की 16.7 है, तो फॉस्फोलिपिड जो है प्रोटीन से अधिक है, इसलिए इस प्रकार के योग को फैटी योग कहेंगे। जब प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो अगर फॉस्फोलिपिड से अधिक है तो इस प्रकार के योग को प्रोटीन योग कहेंगे। तो दो रूपों में होता है, या तो प्रोटीन की मात्रा फैट से अधिक है तो प्रोटीन योग, और फैट की मात्रा प्रोटीन से अधिक है तो फैटी योग। अब यह दो रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट है ग्रैनुलर योग यानी कणिकीय योग, और इस प्रकार का योग जो है GRANU है यहाँ पे। ग्रैनुलर योग, कणिकीय योग, यह इनवर्टिब्रेट्स में और लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस और ट्यूनिकेटा में पाया जाता है, उनके अंडाणु में पाया जाता है। और इस प्रकार ये जो अंडाणु होते हैं वो आइसोलेसिटल एग्स या समपीतकी अंडाणु कहलाते हैं, समपीतकी अंडे कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कणिकीय योग जो है वो समान रूप से वितरित रहता है। तो पूरे अंडे में यह समान रूप से फैला हुआ रहता है। इस कारण इन अंडों को, जिन अंडों में ग्रैनुलर योग यानी योग जो है वो कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, ऐसे अंडों को आइसोलेसिटल एग्स कहते हैं। सेकंड है प्लेटी योग यानी कि पट्टकीय योग या योग पट्टिकाएँ। तो इस प्रकार का जो योग है जो कि प्लेट्स के रूप में पाया जाता है, यह वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। जैसे कि एम्फीबियंस में देखें हम, तो योग जो है उसमें फॉस्फेटिन और लिपोविटेलाइन का बना हुआ होता है,
और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेटिन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल या एक अणु जो है वो लिपोविटेलाइन का, ये आपस में संयुक्त होकर के जुड़ कर के स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं या संरचनात्मक इकाई का निर्माण करते हैं। और ये इकाइयाँ नियमित षटकोणीय जालक के रूप में या हेक्सागोनल नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित रहती है और ये अंडाणु के एक ध्रुव की तरफ व्यवस्थित रहती है। तो इस प्रकार के अंडों को टिलोलेसिटल एग्स कहते हैं या गोलार्ध पीत की अंडे कहते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ग्रैनुलर यॉक जो कणिकीय यॉक हैं वो तो अंडाणु में समान रूप से फैला हुआ है। आइसोलेसिटल एग्स हुए या समपीत की अंडे हुए क्योंकि उनमें यॉक जो है वो समान रूप से वितरित है। और जो प्लेटी यॉक्स है जो अंडाणु के किसी एक ध्रुव की तरफ संकेंद्रित रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, और ऐसे अंडों को टिलोलेसिटल एग्स या गोलार्ध पीत की अंडे कहते हैं। नेक्स्ट है मैचुरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अंडाणु में मैचुरेशन फेज जो है वो 2 बार अवरुद्ध होती है। फर्स्ट टाइम प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में और सेकंड टाइम मियोटिक डिवीजन सेकंड की मेटाफेज में या मेटाफेज सेकंड प्रावस्था में। तो यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था के बारे में बताया गया है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 2 बार अवरुद्ध होता है और सेकंड टाइम वाला जो है मेटाफेज सेकंड में वो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं या कौन कौन से ऐसे कोशिका द्रवी डिफ्रेंसिएशन है जो कि अंडाणु में मैचुरेशन फेज को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पहला है पोलैरिटी ऑफ एग या अंडे की ध्रुवता। पोलैरिटी की उपस्थिति या ध्रुवता की उपस्थिति डिफ्रेंसिएशन से पहले होती है या विभेदन से पहले होती है। विभिन्न पदार्थ जैसे यॉक, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि टिलोलेसिटल एग्स में यॉक जो है वो एक ध्रुव की तरफ या एक पोल की तरफ केंद्रित रहता है। इसी प्रकार से आरएनए, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स या वर्णक कोशिकाएं, कोशिकीय घटक ये पोलैरिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं या ध्रुवता का निर्धारण करते हैं। और सभी अंडों में 2 पोल्स पाए जाते हैं, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, यानी जंतु गोलार्ध और अल्पक्रिय गोलार्ध। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्रत्येक अंडे में 2 पोल्स पाए जाते हैं, एनिमल पोल और सेकंड होता है वेजिटल पोल, यानी कि सक्रिय ध्रुव या जंतु गोलार्ध और अल्पक्रिय गोलार्ध। इनको मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, उसको मेन एक्सिस कहा जाता है या मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसी में ही सेकंड है पोलैरिटी ऑफ एग में ही है कि पोलैरिटी ऑफ एग का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। तो इसमें पहला है पोषक पदार्थों की प्रवाह की दिशा। जंतु गोलार्ध जो होता है, एनिमल पोल जो होता है, वहाँ पर योकलेस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एनिमल पोल पर योक एब्सेंट होता है, वहाँ केवल कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। इसके अपोजिट अगर वेजिटल पोल को देखें तो वहाँ पर योक उपस्थित होता है। अधिकांश अंडों में योक नहीं पाया जाता है, जैसे एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग्स हैं तो उनमें योक नहीं के बराबर या एब्सेंट होता है। अतः वर्णक की उपस्थिति से जंतु गोलार्ध का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जंतु गोलार्ध जो है, एनिमल पोल जो है, उसका रंग जो है वेजिटल पोल की तुलना में कंपेरेटिवली डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स या वर्णक कणिकाएँ उपस्थित होती है। पीएच निरीज में अधिक पीएच वाले पदार्थ जंतु गोलार्ध की तरफ और कम पीएच वाले पदार्थ वेजिटल पोल या अल्पक्रिय ध्रुव पर पाए जाते हैं। तो नेरीज के अंडे में एनिमल एंड वेजिटल पोल
का डिसाइड जो है वो पीएच के द्वारा किया जाता है। अधिक पीएच वाले पदार्थ एनिमल पोल पर और कम पीएच वाले पदार्थ वेजिटल पोल पर होते हैं। थर्ड है, इसमें सेकंड है ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा। तो पोलैरिटी ऑफ एग का निर्धारण ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा भी करती है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि चाइल्ड के अनुसार जंतु गोलार्ध की उत्पत्ति उस स्थान पर होती है जहाँ की ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक हो। जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक होती है वो तो आगे चल कर के एनिमल पोल बनेगा और इसके अपोजिट वाला वेजिटल पोल बनेगा। इसी प्रकार से बेलिंस्की ने बताया कि पोलैरिटी जो है वो प्रत्येक कोशिका का गुण है, प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे तंत्रिका कोशिका में या ग्लैंडुलर सेल्स में, तो सभी कोशिकाओं में पोलैरिटी या ध्रुवता पाई जाती है। तो पोलैरिटी ऑफ एग का निर्धारण अभी मैंने बताया कि 3 प्रकार से किया जाता है। या तो पोषक पदार्थ के प्रवाह की दिशा के द्वारा करते हैं, या ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा के द्वारा करते हैं, या फिर जैसे कि बेलिंस्की ने बताया कि यह प्रत्येक कोशिका का गुण है। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ एग या अंडे की सममितता। सभी कशेरुकी प्राणियों में 3 प्रकार की अक्ष पाई जाती है। और अक्ष किसे कहते हैं? तो एनिमल पोल को वेजिटल पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो 3 तरह की अक्ष सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस यानी अग्र पश्च अक्ष, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, यह बाइलेटरल सिमेट्री जिनमें पाई जाती हैं, जैसे एम्फीबियंस, मैमल्स, इनमें इस प्रकार की अक्ष पाई जाती है। और लेफ्ट राइट एक्सिस यानी कि बायां और दायां जो है अक्ष। तो अग्र पश्च अक्ष जो है यानी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो ध्रुवीय अक्ष से संबंधित होती है। अन्य 2 अक्ष विभिन्न तरीकों से निर्मित होती है। सिफेलोपोड्स तथा कुछ कीटों के जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है उनमें तीनों ही एक्सिस पाई जाती है। कुछ कीटों में इन एक्सिस का डिटर्मिनेशन ओविडक्ट में किया जाता है, यानी कि इन अक्ष का निर्धारण अंडवाहिनी में किया जाता है। एनेलिडा, मोलस्का और एम्फीबियंस में अक्ष का निर्धारण शुक्राणु के प्रवेश की दिशा के द्वारा किया जाता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में अक्ष का निर्धारण क्लीवेज के अंत तक नहीं होता है, यानी विदलन के समाप्त होने तक नहीं होता है। और मेंढक में फर्टिलाइजेशन के दौरान ग्रे क्रेसेंट का निर्माण भी सममितता को या सिमेट्री को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकल डिवीजन या कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन। कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन यानी कि जो डेवलप हो रहा oocyte है उसका कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बाहर वाला कॉर्टेक्स कहलाता है जो कि 3 घटकों का बना हुआ होता है। इसमें एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बाहर की तरफ सरफेस कोट या पृष्ठ आवरण पाए जाते हैं। तो एक्टोप्लाज्म जो होता है वो काचाभ स्तर होता है, आइलाइन लेयर होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे स्थित होती है। और यह एंडोप्लाज्म की तुलना में गाढ़ा होता है। यह टेंसाइल प्रोटीन के पॉलीमर्स यानी माइक्रोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। और इसके अलावा इसमें माइक्रोट्यूबुल्स भी पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड का पतला आवरण पाया जाता है जिसको सरफेस कोट कहते हैं। कई बार इसमें टेंसाइल प्रोटीन भी पाई जाती है जो कि एग को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इस कोशिका द्रवी क्षेत्र में उपस्थित कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजेशन में
इम्पोर्टेंट रोल करती है, निभाती है, यानी कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं उनके द्वारा आगे चल करके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है। सेकंड है एंडोप्लाज्म। तो कॉर्टेक्स में 3 भाग थे, एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सरफेस कोट। एंडोप्लाज्म अंडे का केंद्रीय भाग योक, सेल ऑर्गेनेली जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित होता है और ये सभी रचनाएं एक ग्रेडियंट के रूप में व्यवस्थित होती हैं। बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जिनमें एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ होता है और ये एम्फीबियंस, फिशेज, कुछ एनेलिड्स में, रैबिट में और यह उपस्थित होती है, मैन में उपस्थित होती है, जबकि रेट, गिनी पिग, गैस्ट्रोपोड्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, यूरोडेल्स, एम्फीबियंस में यह कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन का जो है उसकी समापन। द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन जो है बिना सेंट्रियोल के होता है। मैमल्स में सेंट्रियोल जो है वो अंतिम माइटोटिक डिवीजन के बाद में विलुप्त हो जाता है, डिसएपियर हो जाता है और नया सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म के द्वारा या स्पर्मेटोजुआ के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, यह पाया गया है कि मियोटिक डिवीजन के लिए सेंट्रियोल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके कारण इसमें एक्रोमेटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो स्पिंडल बनता है वो एक्रोमेटिक स्पिंडल बनता है और यहाँ पर आप देखिए बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स जो हैं वो केंद्रक के अंदर अरेंज हो जाते हैं और इसके बाद में ये इस एक्रोमेटिक स्पिंडल के बीच में मेटाफेज स्टेज में आ जाते हैं। बी डायग्राम में दिखाया गया है। सी में दिखाया गया है यह ओवम के मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं और नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है कि आधे आधे गुणसूत्र जो हैं वो विभाजित होने शुरू होते हैं। ई डायग्राम में दिखाया गया है कि आधे गुणसूत्र जो हैं वो एग कोशिका से, एग सेल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो कि फर्स्ट पोलोसाइट या फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है। इसके बाद में इसका सेकंड मियोटिक डिवीज़न शुरू होता है और सेकंड मियोटिक डिवीज़न में वापस ये गुणसूत्र जो हैं वो एक्रोमेटिक स्पिंडल के मेटाफेज स्टेज में बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ फर्स्ट पोलोसाइट में भी डिवीज़न होना शुरू होता है और जी डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है कि ये जो है इनमें विभाजन हो रहा है। इसके साथ साथ फर्स्ट पोलोसाइट्स के क्रोमोसोम्स में भी विभाजन हो रहा है और लास्ट डायग्राम एच में दिखाया गया है कि एग न्यूक्लियस जो है जिसमें कि एप्लॉइड सेट पाया जाता है गुणसूत्रों का और इसके साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी बनती है और फर्स्ट जो पोलोसाइट बनी थी उसमें भी डिवीज़न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं और एक ओवम या अंडाणु बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन या मैचुरेशन डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में एंड फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।